हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मेरे हाथ में एक तस्वीर है, काली और सफ़ेद तस्वीर। उस जमाने में तस्वीरें काली और सफ़ेद ही हुआ करती थी। मेरी दीदी की शादी के समय की तस्वीर। किसी भी देखने वाले के लिए ये एक तस्वीर मात्र है, जिसमें दुल्हन बनी मेरी दीदी, दूल्हे राजा मेरे जीजा जी, मैं और पृष्ठभूमि में शादी में सम्मिलित दोनों ही पक्षों के बहुत से लोग नजर आते हैं। हम तीनों के ही चेहरे हैं जो आम देखने वालों को आकर्षित करते हैं, पर इस तस्वीर के बहुत भीतर जाकर देखना मुझे अच्छा लगता है। तस्वीर की बैकग्राउंड के बहुत से चेहरों में एक हल्का धुंधला सा चेहरा भी है, जिसे शायद मैं ही देख पाती हूँ। जिसका ये चेहरा है, उसने भी इस तस्वीर को आज तक नहीं देखा है। अपनी शादी के समय अपने सामान के साथ ये फोटो भी मैं अपने साथ ले आई थी। ये चेहरा है रवि का। मेरे जीजा जी की बहुत निकट की रिश्तेदारी में था। रवि के बारे में मैं बस इतना ही जानती थी। जीजा जी शादी से पहले दीदी को देखने पहली बार जब आए थे तो रवि भी उनके साथ आया था। रवि की माँ जीजा जी की रिश्ते में बहन लगती थी, इसलिए जब वो शादी के लिए लड़की देखने आए तो रवि के घर ही आकर रुके थे। जीजा जी दूसरे शहर में रहते थे, तो शादी से पहले जब कभी उनका दीदी से मिलने का दिल करता तो वो रवि के साथ ही हमारे घर आते। कुछ देर तक तो हम अपने होने वाले जीजा जी से हंसी मजाक करते, पर बाद में हमें लगता कि इस भावी दंपति को कुछ देर एकांत दे दिया जाए। हम दीदी जीजा जी को ड्राइंग रूम में अकेला छोड़ दूसरे कमरे में आ जाते। रवि भी हमारे पीछे पीछे दूसरे कमरे में ही आ जाता। रवि बिल्कुल मेरी ही उम्र का था और हम दोनों ही 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। दोनों के विषय अलग अलग थे। रवि के चेहरे में बचपन की मासूमियत अब भी मौजूद थी, पर मैं किसी नौयौना की तरह दमकने लगी थी। रवि बहुत शर्मीला भी था और बोलता भी बहुत कम था। तस्वीर को बहुत देर तक मैं उलटती पलटती रही। हाँ, इस तस्वीर का ये धुंधला सा चेहरा ना जाने कब उसकी जिंदगी का रंगीन निशान बन गया था और ना जाने कब फिर से धुंधला पड़ ओझल ही हो गया। अगर उस किस्से को मोहब्बत कहा जाए तो मोहब्बत का एक किस्सा मेरी जिंदगी के एक महत्वपूर्ण दौर तक चला, जब कोई लड़की बड़ी बेताब होती है किसी का साथ पाने को। कोई मामूली सा लड़का जिसे देखकर तुम्हारे दिल में कोई हलचल ही ना होती हो, जिससे प्रेम होने की 1% भी संभावना ना हो। वो मामूली सा लड़का तुम्हारे दिल के तारों को कब झंझना जाए, तुम्हारे भीतर हद से ज्यादा दीवानगी पैदा कर दे, उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल हो जाए। बस ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। इश्क की कोई पींग उठी बहुत ऊंचे तक और फिर वही वापस आ गई जहां से बढ़ना शुरू हुई थी। जीजा जी की बारात जब आई थी हमारे यहाँ, तो बारात में बहुत से युवा लड़के भी थे। शायद मुझ में कोई आकर्षण था जो हर कोई मेरी ओर ही खींचा चला आता था। हर कोई मुझसे ही हंसी मजाक कर रहा था और मैं भी हंस हंस कर सबको जवाब दे रही थी। रवि भी दिखा था। पूरी शादी में उससे कोई बात ही नहीं हुई। दीदी विदा होकर ससुराल चली गई और सब कुछ पहले की तरह ही सामान्य सा हो गया। जीजा जी की बारात में ही उनका एक दोस्त भी आया था। उससे शायद मैं बहुत पसंद आ गई थी। दिखने में बहुत खूबसूरत और अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था। सभी मुझे उसका नाम लेकर चिढ़ाते और मैं भी बहुत प्रसन्न होती, पर वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। ये बात जल्दी ही मेरी समझ में आ गई, पर किसी तरह का दुख मुझे नहीं था, क्योंकि भावनात्मक रूप से तो मैं उससे जुड़ी ही नहीं थी। रवि कभी कभी हमारे घर आ जाता था। मैं बातूनी तो थी ही, तो उसे मेरा साथ अच्छा लगता था। अब वो मुझसे काफी घुल मिल गया था। मैं उसको अपनी सहेलियों के मित्रों के किस्से सुनाती। वो हंस हंस कर सब कुछ सुन लेता। हमारी 12वीं कक्षा की परीक्षा हुई तो
रवि बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ और मैं फेल हो गई। मेरा ध्यान तो पढ़ाई लिखाई से भटक ही गया था, लेकिन रवि से मेरी घनिष्ठता बढ़ती ही जा रही थी। अब तो मुझे वो घर के बाहर भी अक्सर मिल जाता। मैं जानती थी कि वो मुझसे आकर्षित है और मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था। कॉलेज से घर आते समय मेरी निगाहें उसको ढूंढती रहती और अगर किसी दिन वो दिखाई ना दे तो मैं बेचैन हो जाती थी। अब कभी कभी हम दोनों सिनेमा देखने जाते या किसी रेस्टोरेंट में बैठते। ना ही रवि ने मुझसे कुछ कहा और ना ही मैंने। एक दिन रवि की माताजी हमारे घर आई। मैं विवाह करने योग्य तो हो ही गई थी, तो वो मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। मेरी धड़कनें एकाएक बढ़ गई थी और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पर मेरी सारी खुशी तब काफिर हो गई जब रवि की माँ वापस चली गई। मेरी माँ ने मुझे बताया कि रवि की माँ किसी लड़के का रिश्ता लेकर आई थी जो कि उनकी रिश्तेदारी में था। जन्मपत्री देकर गई है और सभी ग्रह नक्षत्रों के मिलान होने पर ही रिश्ते की बात आगे चलेगी। उस दिन मुझे नींद ही नहीं आई। पूरी रात मैं इंतजार करती रही कि कब सुबह हो और मैं कॉलेज जाऊं और रवि से सारी बात पूछूं। उस दिन मुझे रवि दिखाई नहीं दिया, बल्कि कई दिनों तक दिखाई नहीं दिया। इधर मेरी माताजी इस रिश्ते को लेकर बहुत संजीदा थी। बहुत अच्छा रिश्ता था। लड़का किसी सरकारी नौकरी पर था और घर परिवार भी बहुत अच्छा था। बस लड़के और मेरी उम्र में लगभग 8 साल का अंतर था। मेरी जन्मपत्री उस लड़के की जन्मपत्री से मिलान हो गई थी और एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि इस रविवार को लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। आखिर वो रविवार का दिन भी आ गया। लड़के के साथ उसकी माँ और बहनें भी आई हुई थी, पर मैं तब चौंकी जब उनके साथ मुझे रवि भी दिखाई दिया। जिस तरह मेरे जीजा जी के साथ मेरी दीदी को देखने आया था, ठीक उसी तरह मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लड़के वाले हमारे ड्राइंग रूम में बैठे थे। रवि को हमारे घर का अच्छी तरह पता था, तो वो उठकर मेरे कमरे में आ गया। आज पहली बार उसके चेहरे पर शरारत और चंचलता मुझे नजर आई। वो मुझे देखकर लगातार मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते हुए ही बोला, देख तेरे लिए दूल्हा पकड़ कर लाया हूँ। ऐसा दोस्त भी तुझे जिंदगी में कहाँ मिलेगा। मैंने उसकी तरफ गुस्से में देखा, पर वो अब भी मुस्कुरा दिया। रवि ने मुझे बताया कि वो 10-15 दिन से बाहर गया हुआ था। फौज की भर्ती थी और वो अगले हफ्ते ट्रेनिंग सेंटर पर चला जाएगा साल भर की ट्रेनिंग के लिए। कल शाही वो लौटा तो ये लोग घर पर मिले और सुबह माँ जी ने इन्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आने के लिए कहा था। मैं तो बाहर से ही वापस लौट जाता, पर तुमसे मिलने का दिल कर गया तो मैं भी आकर बैठ गया। मेरी उपस्थिति से शायद इन लोगों को भी असहजता हो रही होगी। अब मुझसे भी रहा नहीं गया। मैं भी गुस्से से बोली, दोस्त का फर्ज अदा करने आए हो ना, तो पूरा करो फर्ज। तुम भी मेरे साथ बैठोगे। मुझे भी तो आत्मबल की आवश्यकता है। जरूरत के समय जो काम आए वो दोस्त। एक कहकर मैं मुस्कुरा दी। वो लड़का, मैं और रवि बहुत देर तक ड्राइंग रूम में बैठे रहे। रवि और वो एक सोफे पर थे और मैं उनके सामने। मैं जब भी नजर उठाती तो वो लड़का मेरी ओर ही देख रहा होता, पर रवि भी सामने मेरी तरह ही नजरें झुकाए बैठा था। वो लड़का रवि की उपस्थिति में कुछ बोल नहीं पा रहा था और आखिर उसने परेशान होकर रवि को बाहर जाने का आग्रह कर ही दिया। रवि भी उसके कहते ही तेजी से बाहर निकल गया, जैसे उसकी जान बच गई हो। उसने धीमे से पूछा, आप क्या करती हैं? जी, इस साल 12वीं की परीक्षा में फेल हुई हूँ और फिलहाल 12वीं के लिए ही दोबारा से प्राइवेट फॉर्म भर दिया है। मेरे इस जवाब पर वो मुस्कुरा दिया। जी बहुत खूब। घरेलू काम के साथ साथ पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। कोई बात नहीं, इस बार आप अवश्य पास हो जाएंगी। जी नहीं, घर का कामकाज तो मुझे आता ही नहीं है। मुझे तो घूमने फिरने और पिक्चरें देखने का शौक है।
दरअसल लड़के से मुझे कोई शिकायत नहीं थी, पर जिस तरह एकाएक रवि इनके साथ आ गया था उससे मैं मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। फिर मैं उसको अपनी सहेलियों के, कॉलेज के और रवि के किस्से सुनाने लगी। उसे मेरी बातों में आनंद आ रहा था। आखिर में ये बोलकर कि मुझे आपकी मासूमियत बहुत पसंद आई, आप बहुत अच्छी हैं और मुझे पसंद भी। आपको अगर मैं पसंद हूं तो मुझे बता दीजिए, या जैसा आप उचित समझे अपने घर वालों को बता दीजिए। बस एक कहकर उसने अपनी माँ और बहनों को आवाज दे दी। सभी अंदर आ चुके थे, साथ में रवि भी था। लड़के की बहन ने मेरे कंधों पर हाथ रखकर पूछा, कहो हमारा भाई पसंद आया कि नहीं। मैं नजरें झुकाए चुपचाप ही खड़ी रही। सब मुस्कुराते हुए विदा हो गए। सबके जाने के बाद माँ ने मुझसे पूछा, हाँ कैसा लगा लड़का? अच्छा खासा कमाता है, परिवार भी अच्छा है? हाँ कहे तो बात पक्की कर दें। ना जाने मेरी आंखों में क्यों आंसू आ गए। मैं माँ से लिपट गई। मुझे नहीं करनी अभी शादी, इतनी भी क्या जल्दी है मुझे भगाने की। माँ ने भी कहा, चल सोच ले, कुछ समय फिर बता देना। उसी के बाद लड़के वालों को जवाब देंगे। माँ का भी मुझसे बेहद लगाव था और उन्हें भी लग रहा था कि शादी करने में कुछ ज्यादा जल्दबाजी हो रही है। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बड़े स्नेह से बोला, बेटा एक दिन तो तुझे विदा करना ही है। लड़का और घर परिवार भी अच्छा है, तू ठीक से सोच ले। आखिर अपनी जिंदगी का फैसला तो तुझे करना ही है। माँ के द्वारा कहे ये शब्द मुझे फिर से असमंजस की स्थिति में ले गए। अब मैं रवि के बारे में सोचने लगी, क्या है हम दोनों के बीच? कुछ भी तो नहीं। हाँ एक आकर्षण जरूर है, ना ही वो मुझे समझ पा रहा है और ना ही मैं उसे। हाँ मुझे वो अच्छा जरूर लगता है, उसके साथ बात करना, उसके साथ घूमना, शायद उसे भी ये सब अच्छा लगता है। चलो फिर भी एक बार उससे बात करके देख लेती हूँ, इस रिश्ते के प्रति कितना संजीदा है वो। दूसरे दिन कॉलेज जाते समय वो रास्ते में ही खड़ा मिला। शायद बहुत देर से इंतजार कर रहा था मेरा। उसका चेहरा भी कुछ मुरझा रखा था। मैंने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, कहो क्या बात है, आज तो बड़ा सीरियस नजर आ रहा है। देख उस लड़के ने भी मुझे पसंद कर लिया है और अपनी हामी भर दी है। तू ही लाया था ना मेरे लिए दूल्हा ढूंढकर। इतना सुनते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में रुआसापन था, लगता था कि अब वो रो पड़ेगा। मेरा हाथ पकड़े हुए ही बोला, देख मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि तेरे लायक बनने में मुझे बहुत समय लगेगा। मैं जानता हूँ कि कल जो भैया मेरे साथ तुझे देखने आए थे वो बहुत नेक आदमी हैं, उन्हें तुझसे बहुत प्यार हो गया है। मैं भी फौज में भर्ती हो गया हूँ। 2 दिन बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। साल भर तो शायद मैं आ ही नहीं पाऊंगा, उसके बाद भी कहाँ पोस्टिंग मिलेगी एक कह नहीं सकता। बस अब तू अपना घर बसा ले, तुझे खुश देख देख कर ही मैं खुश होता रहूंगा। आंसू तो मेरी आंखों में भी आ गए थे, पर मैंने अपने आप को संयमित कर लिया। माँ की बात से पहले ही असमंजस में थी और रवि की बात सुनकर तो मेरे लिए निर्णय करना आसान हो गया। भरे मन से मैंने भी बोल दिया, ठीक है, तूने मेरे लिए दूल्हा ढूंढा है और अब मैं तेरे लिए दुल्हन ढूंढूंगी। ठीक है, हम दोनों अच्छे दोस्त थे, दोस्त हैं और आगे भी अच्छे दोस्त रहेंगे। हम दोनों के बीच जो है वो भी एक तरह का प्यार ही होता है, शायद उस प्रेम से भी ज्यादा पवित्र जो किसी पति पत्नी के बीच होता है। उसने मेरी बात की सहमति में अपनी गर्दन हामी में भर दी। चलते चलते हम उस मोड़ पर पहुंच गए थे जहां से हम दोनों को ही एक दूसरे को अलविदा कहकर जुदा हो जाना था। वापस मुड़ने से पहले रवि ने एक बार फिर से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, ये मोड़ याद रखना, जब भी तुम इस मोड़ से गुजरोगी गौर से देखोगी तो मैं तुम्हें यहीं खड़ा दिखाई दूंगा। उसने ये बात क्यों कही उस समय तो मैं ये समझ नहीं पाई, पर आज स्थिति दूसरी है।
रवि अपनी ट्रेनिंग के लिए चला गया। कुछ दिनों में ही मैंने भी उस रिश्ते के लिए हामी भर दी। मेरी शादी धूमधाम से हुई। रवि मेरी शादी में नहीं आ पाया। समय गुजरता गया, मैं अपने घर में व्यस्त हो गई। समय के अंतराल में 2 बच्चों की मां बन गई। क्योंकि रवि मेरे पति के रिश्ते में करीबी था तो उसके बारे में जानकारी मिलती रहती थी। इन पुराने दिनों को बीते लगभग 15 साल हो गए। रवि से मेरी जीवन में दोबारा मुलाकात ही नहीं हुई। 1999 मई जून का महीना, देश में कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई और एक दिन मेरे पति जब ऑफिस से आए तो बहुत ही परेशान से थे। देहरादून से सूचना आई है कि कल रवि कारगिल की जंग में शहीद हो गया। उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उसके घर दूसरे दिन पहुंचने वाला है। इसलिए मैं आज रात ही देहरादून निकलने वाला हूं। मैंने कहा मैं भी चलूंगी। पति शायद मेरी भावना को समझ गए थे। दूसरे दिन सुबह हम रवि के घर पर थे। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। लोगों का हुजूम उनके घर के आगे खड़ा था। अंतिम दर्शन के लिए अपने हाथों में फूल लिए जब मैं ताबूत के पास पहुंची तो फफक कर रो पड़ी। उसका चेहरा आज भी उतना ही गंभीर नजर आ रहा था जितना तब था जब वो मुझे आखिरी बार मिला था। उसकी अंतिम यात्रा उसी मोड़ से होकर गुजरनी थी जिस मोड़ से हम दोनों अलग हुए थे। अपनी स्मृतियां छोड़कर वो सबसे विदा हो गया था। रवि के सम्मान में उस चौराहे पर उसकी एक मूर्ति लगा दी गई थी। उस चौक का नाम भी उसके नाम पर ही रख दिया गया था। अब जब भी यहाँ आती हूँ और उस चौराहे से गुजरती हूँ तो मुझे रवि वहीं खड़ा दिखता है, शायद मेरे इंतजार में। मैंने उस तस्वीर को धीमे से चूमा, अपने माथे से लगाया और एक बार फिर से अलमारी में रख दिया है। तस्वीर का ये धुंधला चेहरा न जाने क्यों बार बार मेरे जहन में उभर आता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।